जय हिंद। आप लोग को पॉलिटी के पिछले क्लास में भाग 1 बता दिए थे। आज चर्चा करेंगे अखंड भारत। पॉलिटी में अखंड भारत के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक, अखंड भारत। अखंड भारत, तो देखिए, भारत पहले बहुत ही विशाल देश था। ठीक, जिसमें कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं म्यांमार, जिसको उसमें वर्मा कहा जाता था, ये तीनों देश भारत के ही अंग थे। फिलहाल ये क्या हुआ, धीरे धीरे टूटते गए और आज भारत इतने में ही सिमट कर रह गया। तो चलिए इसमें आप लोग को अच्छे से समझाते हैं। ये हुआ भारत आपका, यहाँ पे है पाकिस्तान और ये है इधर अफगानिस्तान। यहाँ पे वर्मा भी था, वर्मा। तो ध्यान दीजिए, ये भारत है। क्या है? भारत। पाकिस्तान, पाक, और ये अफगानिस्तान है। क्या है? अफगानिस्तान। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले भारत का सबसे पहले अलग होने वाला टुकड़ा अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान है। ठीक, यह 1893 में 1893 में सबसे पहले अलग होने वाला यह भारत का टुकड़ा था। ठीक, भारत से सबसे पहले अलग होने वाला टुकड़ा कौन था, यानी भाग कौन था, क्षेत्र? तो अफगानिस्तान था। ठीक, 1893 में यह अलग हुआ। देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरंड रेखा खींचा गया। कौन सा रेखा? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा खींचकर भारत से अलग कर दिया गया। फिलहाल पाकिस्तान उस समय भारत में ही था। जब ये अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ तो पाकिस्तान भारत में ही था, इसलिए अफगानिस्तान और भारत के बीच की सीमा पूछी जाती है। निर्धारित करने वाला सीमा कौन है? तो ड्यूरंड रेखा है। फिलहाल अब देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन उस समय पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, इसलिए भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा कौन थी? ड्यूरंड सीमा थी। ठीक, तो ड्यूरंड रेखा खींचकर 1893 में अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक, ध्यान दीजिए, ये ड्यूरंड नाम से एक कप भी है। ठीक, तो यह फुटबॉल से संबंधित है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। फुटबॉल से संबंधित एक कप है जो कि डूरंड कहा जाता है, यानी डूरंड कप है। ठीक, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, दूसरा भाग है म्यांमार, वर्मा जिसे बोला जाता है, वर्मा। यह वर्मा 1935 में भारत से अलग हो गया। कब भारत से अलग हुआ? 1935 में। तो भारत से अलग होने वाला दूसरा टुकड़ा कौन है? तो वर्मा है, जिसे म्यांमार कहा जाता है। इस समय वर्मा भारत का दूसरा टुकड़ा है जो अलग हुआ। कब अलग हुआ? 1935 में अलग हुआ। ठीक, देखिए, और जो अगला टुकड़ा है ये पाकिस्तान में है, यानी पाकिस्तान है। यह 1947 को अलग हुआ। पाकिस्तान 1947 को हुआ। दरअसल देखिए, पाकिस्तान जो अलग हुआ था भारत से, वह मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर अलग किया गया था। पाकिस्तान को मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर अलग किया गया था, जिसमें इस साइड में ज्यादा मुस्लिम संख्या थी और यहाँ पर भी ज्यादा मुस्लिम संख्या थी। तो इसलिए इसको पश्चिमी पाकिस्तान कर दिया गया और यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान, ये भी पाक है, यानी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान को कब अलग कर दिया गया? 1947 में अलग कर दिया गया। ठीक, तो देखिए क्या हो, जब ये क्षेत्र भारत से अलग हो गए तो भारत छोटे छोटे कई मतलब कि क्षेत्रों में विभक्त था। फिलहाल आज भारत इतने में ही सिमट कर रह गया है। पहले तो इतना बड़ा क्षेत्र था, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वर्मा भी, ये सभी भारत के ही अंग थे। आज फिलहाल ये अलग हो गए, धीरे धीरे अलग होते गए और आज भारत इतना में ही सिमट कर रह गया है। तो देखिए, जब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया तो क्या हुआ, यह कई छोटे छोटे क्षेत्रों में विभक्त था। क्योंकि उस समय अंग्रेज लोग आए थे भारत में अंग्रेज लोग आए थे, तो छोटे छोटे मतलब राजाओं में, देसी रियासतों में, कमिश्नरी क्षेत्र में, ब्रिटिश प्रोविंस में इसको अलग कर दिए गए थे। ठीक, तो ध्यान दीजिए, तो जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो भारत में 552 देसी रियासत थे। देसी रियासत, कितने देसी रियासत थे? 552 देसी रियासत थे। और पाकिस्तान में 13 देसी रियासत थे। देसी रियासत
पाकिस्तान में देसी रियासत की संख्या 13 थी और भारत में कितना था 552 देसी रियासत थे। ठीक, तो देखिए फिलहाल यह 552 भागों में यानी देशी रियासतों में विभक्त था, तो इसको एक करना बहुत ही मुश्किल था। तो इसकी जिम्मेदारी पटेल जी को दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया कि आप इसको एक करिए, जो 552 क्षेत्रों में अलग अलग है इसको आप एक करिए। ठीक, तो देखिए इसको जो है कि पता था कि अगर इसको प्रोविंस बनाया जाएगा तो अलग हो सकता है, अगर फेडरल बनाया जाए तो अलग यह हो सकता है, इसलिए पटेल जी को जिम्मेदारी दिया गया कि आप इसको यूनियन बनाइए। अगर यूनियन बनेगा तो इसके क्षेत्र जो है कभी भी अलग नहीं हो सकते। ठीक, तो क्या हुआ, इसको यूनियन बनाने का प्रयास किया गया, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको यूनियन बनाया। ठीक, तो ध्यान दीजिए, तो भारत को यानी भारत के राज्यों को एकीकरण करने में 3 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था, पटेल जी का, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, राज्यों के एकीकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान, राज्यों के एकीकरण करने में राज्यों के एकीकरण करने में 3 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था। वो पहला है सरदार पटेल जी, सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक, और दूसरा है वीपी मेनन, वीपी मेनन। ध्यान दीजिए, वीपी मेनन उस समय के आईएएस अधिकारी सचिव हुआ करती थी, वीपी मेनन उस समय आईएएस अधिकारी सचिव हुआ करती थी। ठीक, और तीसरा है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक, यानी राज्यों के एकीकरण करने में 3 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है, सरदार पटेल जी यानी वल्लभ भाई पटेल जी, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, ये तीनों लोगों के प्रयास से भारत के राज्यों को एकीकृत किया गया, यानी एकीकरण किया गया। ठीक, इतना आप लोग को समझ है। कितने भागों में विभाजित था, 552 देशी रियासतों में अलग था। ठीक, तो इसकी जिम्मेदारी पटेल जी को दिया गया एक करने के लिए, यूनियन बनाने के लिए। तो ध्यान दीजिए, पटेल जी ने क्या किया, तब बहुत ही प्रयास करके इन सभी क्षेत्रों को एक कर दिया। ठीक, यूनियन बना दिया, लेकिन इसमें 3 राज्य बहुत ही मन बढ़ल थे और जो है कि ये मतलब कि बहुत ही स्मार्ट अपने आप में थे, एक नहीं हो रहे थे। ठीक, तो पहला वह क्षेत्र था हैदराबाद, क्या था, हैदराबाद, हैदराबाद। ध्यान दीजिए, फिलहाल इस समय हैदराबाद तो एक बड़ा शहर है, लेकिन उस समय एक स्टेट हुआ करता था, हैदराबाद उस समय एक स्टेट हुआ करता था। ठीक, ये जो हैदराबाद है ये कह रहा है, यहाँ एक निजाम था, निजाम कह रहा था कि मैं यहाँ से पाकिस्तान में जाऊंगा, तो ये भाई साहब ये बिचवा में से पाकिस्तान जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो क्या हुआ, पटेल जी कहा यहाँ से पाकिस्तान में जाओगे, रुको हम बताते हैं तुमको अच्छे से। तो पटेल जी ने क्या किया, ऑपरेशन पोलो चलाया, क्या चलाया, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ऑपरेशन पोलो, क्या चला, ऑपरेशन पोलो। ठीक, पोलो, तो ऑपरेशन पोलो के जरिए क्या किया, यहां से चारों तरफ से सैनिक भेज दिया, क्या भेज दिया, सैनिक, वो भी सैनिक पुलिस के ड्रेस में थे। कैसे थे, पुलिस के ड्रेस में थे। सैनिकों को पहले क्या किया गया, पुलिस का ड्रेस उसको पहना दिया गया, उसके बाद यहाँ भेज दिया गया, कहाँ भेज दिया गया, हैदराबाद में। और यहाँ भेज के उन लोग को इतना न कूटा, इतना न कूटा, अलग देश बनाने के या पाकिस्तान जाने के इरादा ही छोड़ दिए। ठीक, तो क्या हुआ, ये सब लोग भारत में मिल गए, आसानी से मिल गए, जब पिटा गए अच्छे से तो भारत में मिल गए। ठीक, तो ऑपरेशन पोलो के जरिए किसको भारत में मिला लिया गया, हैदराबाद को। ऑपरेशन पोलो के जरिए किसको मिलाया गया भारत में, हैदराबाद को, हैदराबाद। ठीक, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के जरिए मिला लिया गया। ठीक, चलिए एक क्षेत्र मिल गया, अभी 2 और बाकी हैं। तो एक था यहाँ जूनागढ़, क्या था, जूनागढ़, जूनागढ़। ठीक, अब ये जूनागढ़ भी करा, हम पाकिस्तान में जाएंगे। दरअसल देखिए यहाँ क्या हुआ ना, यहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था, जो राजा था वो मुस्लिम था, और यहाँ की जो ज्यादा जनता थी, यानी जो जनता थी यहाँ की, वो ज्यादा हिंदू लोग थे। ठीक, तो मुस्लिम राजा था और जनता हिंदू था, तो राजा मुस्लिम होने के कारण इसलिए बोल रहा था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे। तो क्या हुआ, पटेल जी ने यहाँ पे जाकर
जनमत संग्रह करा दिया, ठीक। यानी लोगों से पूछा भाई आप कहाँ रहना चाहते हो, भारत में या पाकिस्तान में। तो वहां के जनता लोग ज्यादा हिंदू थे, तो जनता बोले नहीं हम भारत में ही रहेंगे, ठीक। तो जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भी भारत में मिला लिया गया। तो किसके आधार पर, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह के आधार पर किसको भारत में मिला गया, जूनागढ़ को, जूनागढ़। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर मिला लिया गया, ठीक। अब दो क्षेत्र मिल गए, एक क्षेत्र और है, कौन सा है, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान दीजिए, इसका कुछ अलग ही विशेषता था। देखिए यहाँ के राजा हरि सिंह थे, वो भी हिंदू थे, राजा हरि सिंह, राजा जो हरि सिंह थे वो हिंदू थे, हरि सिंह, हरि सिंह ये हिंदू राजा थे, ठीक। तो इन्होंने कहा देखिए भैया, न हम पाकिस्तान में मिलेंगे न ही भारत में मिलेंगे, हम भारत में भी नहीं मिलेंगे और पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगे, हम अपना एक अलग देश बनाएंगे। देखिए जब अंग्रेज भारत से जा रहे थे तो उन्होंने कहा देखिए अगर जिस क्षेत्र को भारत में मिलना चाहता है भारत मिल जाए, और पाकिस्तान में मिलना चाहता है तो पाकिस्तान में मिल जाए, अगर अपना अलग क्षेत्र बनाना चाहते हो अलग क्षेत्र बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया इसको भी अंग्रेज लोग स्वतंत्रता दे ही के गए थे कि भाई कुछ भी बना सकते हो, अपना अलग क्षेत्र बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कहा ना पाकिस्तान में मिलेंगे न ही भारत मिलेंगे, हम अपना एक अलग क्षेत्र अलग देश बनाएंगे, ठीक। तो पटेल जी ने कहा भैया ठीक है, अलग देश बनाना चाहते हो, आपको भी मतलब जिम्मेदारी स्वतंत्रता मिली, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बना लो, अलग देश बना लो। तो क्या हुआ, ये तो अलग तो हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने दगाबाजी कर गया, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के साथ दगाबाजी कर गया। वो क्या किया, पाकिस्तान से क्या किया, चारों तरफ से आतंकवादी भेज दिया। पाकिस्तान ने क्या किया जम्मू कश्मीर में जब पाकिस्तान ने आतंकवादी भेज दिया तो सबको मारने लगे गोली बंदूक से। तो क्या हुआ, हरि सिंह ने देखा अरे अब तो हम भी नहीं बचाएंगे, हमारा जो परिवार हो सब लोग मारा जाएंगे। तो क्या हुआ, हरि सिंह ने दौड़ते हुए आए भारत के पास, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय भारत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो हरि सिंह दौड़ते आए, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी आप हमको बचा लीजिए। तो कहा क्या हुआ भाई, क्या हुआ, कि पाकिस्तान हमको मार रहा है, कोई बात नहीं हम बचा लेंगे। अब पटेल जी जरा देखिए इसको तो, या देखिए कौन मार रहा है, बचाइए। तो पटेल जी के पास जो है ये हरि सिंह जाते हैं और कहते हैं पटेल जी हमको बचाइए। तो पटेल जी कहते हैं नहीं जो है कि रहने दो, इसको नहीं बचाएंगे, बड़का अलग देश बनाएंगे, अलग देश जाओ बनाओ, न बचाएंगे तुमको। तो हरि सिंह कह रहे महाराज पटेल जी आप बचा लीजिएगा। कहे हाँ बचाएंगे, पर एक शर्त पे, जब तुम विलय पत्र पे साइन करोगे कि जम्मू कश्मीर को हम भारत में एक कर रहे हैं, यानी भारत में मिला रहे हैं, तभी हम तुमको बचाएंगे। तो क्या हुआ, हरि सिंह ने कहा ठीक है भैया हम तुरंत साइन कर देते हैं। तो क्या हुआ, हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन किया कि जम्मू कश्मीर अब भारत का हिस्सा बन रहा है। तो विलय पत्र पर साइन करते हैं, ठीक। तो कब साइन करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन किया। किस पर, विलय पत्र पर साइन किया कि अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन रहा है। तो विलय पत्र के जरिए किसको मिला लिया गया भारत में, जम्मू कश्मीर को, किसको, जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक। तो विलय पत्र के द्वारा भारत में किसको मिलाया गया, जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया, ठीक। चलिए अब सरदार पटेल जी कहते हैं हाँ ये हुआ ना बात, अब हम भेज रहे हैं अपने सेना को। तो क्या हुआ, पटेल जी ने अपने सेना को भेज दिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानियों से लड़ने के लिए। भारत की सेना बहुत ही बहादुरी से उनका सामना किया और पाकिस्तानियों को भी मतलब मार के भगा ही दिया। तो देखिए थे ब्रिगेडियर उस्मान, उस समय के ब्रिगेडियर थे ब्रिगेडियर उस्मान, ये बहुत ही बहादुरी के साथ आतंकवादियों का सामना किया। इन्होंने कहा कि जब तक हम पाकिस्तानियों को मार के खदेड़ नहीं देते हैं तब तक हम जमीन पर लेटेंगे, तो बहादुरी के साथ इन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ उनका सामना किया। और देखिए
जब तक कि भारत की सेना यहाँ तक पहुंचती तब तक क्या हुआ, पाकिस्तान ने यहाँ तक कब्जा कर लिया था। जब तक कि भारत की सेना यहाँ तक पहुंचती तब तक कि पाकिस्तान यहाँ तक कब्जा कर लिया था। जब तक कि भारत की सेना यहाँ तक पहुंचती तब तक पाकिस्तानियों ने यहाँ तक अपना कब्जा कर लिया था। तो यही क्षेत्र जो है, यही क्षेत्र आज भी पाकिस्तान के मतलब कब्जे में है, जिसको पीओके बोलते हैं। ठीक, पीओके, पॉक, यह पीओके के नाम से जाना जाता है। ठीक, यह पीओके, यही विवादित क्षेत्र आज बन गया है ना। ठीक, चलिए देखिए आगे। तो क्या हुआ, ऑपरेशन पोलो के आधार पर किसको मिलाया गया, हैदराबाद को मिला लिया गया। किसको मिला लिया गया, हैदराबाद को। ऑपरेशन पोलो के जरिए जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को मिला लिया गया और विलय पत्र के आधार पर जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया। 26 अक्टूबर 1947 को मिला लिया गया। ठीक, अब देखिए, अब जो भी क्षेत्र थे सब भारत में मिल गए, एक हो गए। लेकिन अब बड़ी दिक्कत अब आ जाती है, कब, जब संविधान लागू होता है तब। तो देखिए इसमें क्या हुआ, अब जब संविधान लागू हुआ तो इसमें 4 प्रकार के क्षेत्र बना दिए गए, ABCD करके 4 प्रकार के क्षेत्र बना दिए गए। अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत होने लगा। पहले इतना मेहनत करके पटेल जी ने ये मेहनत करके सभी क्षेत्र को एक किए। अब क्या हुआ, फिर से जब संविधान जब लागू हुआ तो फिर से अलग अलग कर दिया गया, यानी 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। भारत को अब जब संविधान लागू हुआ कितने भागों में बांट दिया गया, 4 भागों में। देखिए, यानी 4 प्रकार के क्षेत्र बना दिए गए। ए में है आपका ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंस। ठीक, पहला ए में जो था, जो क्षेत्र थे वो क्या था, ब्रिटिश प्रोविंस। और बी में था आपका प्रिंसली स्टेट, और सी में था कमिश्नरी स्टेट, कमिश्नरी क्षेत्र था। और डी में जो क्षेत्र था, डी में वो था यूनियन टेरिटरी, ठीक, यानी यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान दीजिए, तो जब संविधान लागू हुआ तो 4 प्रकार के क्षेत्र भारत में बना दिए गए। ए में था ब्रिटिश प्रोविंस, बी में था प्रिंसली स्टेट, सी में था कमिश्नरी क्षेत्र और डी में था यूनियन टेरिटरी। ध्यान दीजिए, तो उस समय ब्रिटिश प्रोविंस जो था वो 9 थे, यानी जहां पर अंग्रेज लोगों का शासन होता था। ठीक, जहां पर ब्रिटिश प्रोविंस यानी जिस क्षेत्र में अंग्रेजों का शासन होता था वह ब्रिटिश प्रोविंस कहलाए। और ऐसे क्षेत्र भारत में 9 थे। कितने थे, 9 क्षेत्र थे। ठीक, और प्रिंसली स्टेट यानी देसी रियासती राजा। ठीक, यानी देसी रियासत के जो राजा होते थे, यानी भारत के खुद जो राजा होते थे वहां पे राज्य करते थे यानी शासन करते थे, वह प्रिंसली स्टेट कहलाए। ठीक, यह भी क्षेत्र जो था वह 9 क्षेत्र थे। कितने क्षेत्र थे, कितने स्टेट थे, 9 स्टेट थे। ठीक, और कमिश्नरी क्षेत्र 10 था। कितना था, 10 कमिश्नरी स्टेट, यानी जो बड़े बड़े शहर होते थे उस पर मतलब उन पर अंग्रेजों का अधिकार होता था। जो बड़े बड़े शहर होते थे उस पर अंग्रेजों का अधिकार होता था। ठीक, तो क्या हुआ, कमिश्नरी स्टेट कितने थे, 10 कमिश्नरी स्टेट थे जिनमें बड़े शहरों पर अंग्रेजों का अधिकार था। ठीक, जैसे भोपाल हो गया, जयपुर हो गया, इन सब बड़े बड़े जो शहर थे उन सभी शहरों पर अंग्रेजों का अधिकार था। ठीक, और ये यूनियन टेरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, उस समय एक ही केंद्र शासित प्रदेश था, अंडमान निकोबार। उस समय एक ही केंद्र शासित प्रदेश था, अंडमान और निकोबार। अब देखिए, भारत में 4 अलग अलग प्रकार से शासन कर रहे हैं, 4 लोग अलग अलग प्रकार से शासन कर रहे हैं। ब्रिटिश प्रोविंस, अंग्रेज लोग अपना अलग शासन कर रहे हैं। प्रिंसली स्टेट, जो देसी रियासत के राजा हैं वो अलगे हैं। कमिश्नरी स्टेट, जो बड़े शहर है उस पर अंग्रेज लोग का अलगे ही तब शासन हो रहा है। तो अगर एक घर में 4 लोगों का मत दिया जाए तो चारों अलग अलग मत है, तो क्या वह घर सुचारू रूप से चल सकता है, नहीं चल सकता। ठीक, तो इसी प्रकार भारत में 4 अलग अलग तरीके से शासन व्यवस्थाएं होने लगी,
चलने लगी तो क्या हुआ, मतलब कि दिक्कत होने लगा शासन चलाने में, बहुत ही दिक्कत होने लगा। तो क्या हुआ, तो मतलब कि इसको सुचारू रूप से बढ़िया से चलाने के लिए क्या हुआ, एक आयोग का गठन किया गया। ठीक, वह आयोग था यस्के धर आयोग, यस्के धर आयोग, आयोग। ध्यान दीजिए, क्योंकि भारत में देखिए अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृति है। अभी आप देखेंगे दक्षिण भारत में तो वहाँ के लोग लुंगी पहनते हैं, अपने उत्तर भारत में देखा जाए तो वहाँ लोग मतलब पैंट शर्ट, और जो है राजस्थान में देखा जाए तो पगड़ी बांधते हैं, पंजाब में देखा जाए तो ये सिख वाला पगड़ी कुर्ता पैजामा। यानी हर जगह देखा जाए तो अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति है। तो भाई शासन करने में तो दिक्कत होगा ही। तो क्या हुआ, तो इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया, यस्के धर आयोग। किसका गठन किया गया, यस्के धर आयोग। यह गठन कब किया गया, 1948 में। ठीक, 1948 में किया गया। तो इस आयोग ने अपना रिपोर्ट 1949 में दिया कि देखिए भाई, हम भारत में भाषा के आधार पर राज्यों को अलग नहीं करेंगे, यानी जिस प्रकार से है वही ठीक है, यानी भाषा के आधार पर हम राज्यों को अलग नहीं करेंगे। क्योंकि भारत में 75 कितने बहुत ढेर सारे भाषाएं बोली जाती, 7500 भाषाएं बोली जाती, यानी सबको बांट दें, 75 राज्य में बांट दिए जाए तो नहीं। देखिए जो भी भाषाएं बोली जाती हैं उसके आधार पर हम भारत को अलग नहीं करेंगे, राज्यों को अलग नहीं करेंगे। ठीक, तो यस्के धर आयोग ने अपना रिपोर्ट दे दिया कि भाषा के आधार पर हम राज्य को अलग नहीं करेंगे। ठीक, तो इसके बाद क्या हुआ, 1848 में एक और ही आयोग का गठन हुआ, जेवीपी आयोग, जेवीपी आयोग। ठीक, एक आयोग का गठन फिर से किया गया, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गया, और वी से पट्टाभी सीतारामैया। ठीक, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जी और पट्टाभी सीतारामैया। ठीक, तो जेवीपी आयोग का गठन किया गया। ये भी 1948 में गठित किया गया। कब किया गया, 1948 में। फिलहाल ये दोनों लोग अपना रिपोर्ट 1949 में देते हैं। ठीक, 1949 में देखिए ये दोनों आयोग ने कहा कि हम भाषा के आधार पर राज्य को अलग नहीं करेंगे, भाषा के आधार पर राज्य को अलग नहीं किया, यानी भाषाई आधार पर विरोध किया। भाषाई आधार पर राज्यों को एकीकृत करने पे या अलग करने के लिए इसका विरोध किया, भाषाई आधार का क्या किया, विरोध किया। ठीक, तो ये क्या किया, भाषाई आधार का विरोध, भाषाई आधार पर राज्यों को अलग करने के लिए विरोध किया। क्या किया, विरोध। ठीक, ध्यान दीजिए। ठीक, देखिए क्या हुआ, यहाँ ये जो यहाँ के क्षेत्र था मद्रास था, क्या था, मद्रास। ठीक, यहाँ का ये क्षेत्र मद्रास था। तो मद्रास का ही एक व्यक्ति थे पेट्टू श्री रामलू। देखिए दरअसल क्या हुआ ना, यहाँ ये क्षेत्र तो एक ही क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक एक ही क्षेत्र था। तो यहाँ के लेकिन क्षेत्र तो एक था, लेकिन यहाँ के अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग संस्कृत था। इस क्षेत्र यानी तमिलनाडु के क्षेत्र के लोग क्या करते थे, मछली वछली सुखवा के खाते, दाल के साथ मछली खा रहे थे। यहाँ की तेलुगु भाषा है, और ऊपर क्षेत्र के लोग का खाने पीने का तरीका अलग था, यहाँ की संस्कृति अलग था, और यहाँ का भाषा भी अलग था। ठीक, यहाँ तमिल था, यहाँ तेलुगु था, अलग अलग भाषाएं। तो पेट्टू श्री रामलू ने कहा कि देखिए भैया, हम तो एक ही क्षेत्र में है, लेकिन इस क्षेत्र में अलग अलग लोग रह रहे हैं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, हर चीज अलग अलग है। तो ऐसा करिए ना कि इसको देखिए, ये जो ऊपरी क्षेत्र है यहाँ पे तेलुगु बोला जाता है, तो तेलुगु को अलग कर दीजिए, और यहाँ पर तमिल बोला जाता है, इस तमिल भाषा के आधार पर इन दोनों क्षेत्र को अलग कर दीजिए, क्योंकि हम एक क्षेत्र में है, अलग अलग भाषा होने के कारण हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा देखिए भैया, हम कोई भी कार्य करेंगे वह आयोग के सिफारिश पे करेंगे। तो अभी दो आयोग का गठन हुआ जिन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों को गठन के लिए विरोध किया।
विरोध किया। ये दोनों आयोग ने राज्यों को गठन के लिए भाषा के आधार पर विरोध किया, कहेंगे नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक, तो क्या हुआ, पेट्टू श्री रामुलु ने प्रयास करता रह गया कि भैया आप इसको अलग कर दीजिए, हम लोग को एक क्षेत्र में रहने में बहुत ही दिक्कत हो रहा है, अलग अलग भाषाएं हैं, दिक्कत हो रहा है, अलग कर दीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कहा नहीं देखिए हम कोई भी कार्य कमेटी के सिफारिश पे करेंगे, आयोग के सिफारिश करेंगे, हम इस प्रकार से अलग नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, ये पेट्टू श्री रामुलु ये जवान 56 दिन तक भूख हड़ताल बैठ गया। कितने दिन तक? 56 दिन तक। पेट्टू श्री रामुलु, ठीक, पेट्टू श्री रामुलु 56 दिन तक, कितने दिन तक? 56 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठ गया। और जब भूख हड़ताल पे बैठ गया तो 56 दिन के बाद क्या हुआ, यानी 56वें दिन क्या हुआ, इसका मृत्यु हो गया। क्या हो गया? मृत्यु हो गया। ठीक, 56वें दिन क्या हुआ, 1952 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए भैया, जब इसका मृत्यु हो जाता है तो दक्षिण भारत में बगावत चालू हो जाता है, दक्षिण भारत में बगावत चालू हो जाता है, मार दंगा फसाद होने लगता है, बहुत ही भीषण बगावत चालू हो जाता है। तब नेहरू जी पड़ गए दिक्कत में कि अब क्या करें, अब तो यहाँ दक्षिण भारत बगावत पड़ गया, बगावत होने लगा, अब क्या करें। तो नेहरू जी ने अपना कुर्सी बचाने के लिए मजबूर होकर इस राज्य को क्या किए, यानी इस क्षेत्र को अलग कर दिए। ठीक, तो देखिए जहां पर तमिल बोला जाता था, तमिल जहां बोला जाता था उसको आंध्र प्रदेश में बांट दिए। ठीक, आंध्र प्रदेश, यहां पे कौन सी भाषा बोली जाती थी? तमिल, तमिल। ठीक, तो तमिल भाषा बोलने वाले क्षेत्र को आंध्र प्रदेश में बांट देते हैं। और ये जो निचला भाग बचता है जहां तेलुगु बोलते थे, कैसा? तेलुगु, तेलुगु को तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक, तो यह जो भाग बचा एक किस भाग में विभाजित हो गया? तमिलनाडु में विभाजित हो गया। ठीक, जहां पर तेलुगु बोला जाता था। ठीक, देखिए तो आंध्र प्रदेश को तमिल भाषा के आधार पर बांट दिया जाता है और जो निचला क्षेत्र यानी तमिलनाडु बचता है वह एक अलग ही राज्य बन जाता है। ठीक, और देखिए अब कहा जाए कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है, तो पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। ठीक, इसको आप लोग नोट रखिएगा, यानी ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित करने वाला पहला राज्य या गठित होने वाला पहला राज्य है। ठीक, तो लिख देते हैं भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर फर्स्ट राज्य। ठीक, यानी पहला राज्य। ठीक, पहला राज्य कौन है भाषाई आधार पर? आंध्र प्रदेश है। अब पूछा जाए पहला आयोग कौन है, तो पहला आयोग फर्स्ट आयोग, पहला आयोग कौन है भैया? तो पहला आयोग यस्के धर आयोग, यस्के धर आयोग। ठीक, देखिए तो पहला राज्य कौन है जो भाषाई आधार पर गठित हुआ? आंध्र प्रदेश राज्य है। और पहला आयोग कौन है जो भाषाई आधार पर गठित किया गया? पहला आयोग कौन है? यस्के धर आयोग। लेकिन यस्के धर आयोग ने भाषाई आधार पर मान्यता नहीं दिया था। ये चीज आप लोग नोट रखिएगा, नोट करिएगा कि भाषाई आधार पर मान्यता नहीं दिया था। यस्के धर मान्यता दिया था? नहीं दिया था। ठीक, तो यस्के धर ने भाषाई आधार पर मान्यता नहीं दिया था कि भाषाई आधार पर राज्य को गठित किया जाए। ठीक, तो पहला आयोग कौन है? यस्के धर आयोग। और पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश राज्य जो है। तो यह कब अलग हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 में यह अलग हुआ। ठीक, अब देखिए जब ये अलग हो गया तो अब क्या होता है, ग्रामीण यानी देहात भाषा में कहा जाता है ना, छुए के छुआने लग गया। अब देखिए क्या हुआ, तो ये जो क्षेत्र था यहाँ मुंबई महाराष्ट्र और गुजरात लेते हुआ, अब इधर गुजरात का क्षेत्र, इधर मुंबई महाराष्ट्र का क्षेत्र। अब क्या हुआ, अब कहा ये क्षेत्र बोल रहा है, यानी यहाँ के लोग कह रहे हैं नेहरू जी से, ए नेहरू जी इसको तो बांट दिए, अब हमको भी अलग करिए। गुजरात इधर जिधर गुजराती बोला जाता है गुजरात करिए, जहाँ मराठी बोला जाता है वहाँ महाराष्ट्र में बांटिए।
तो अब नेहरू जी पगला गए कि एक का मैटर शांत करने में अब ये लोग भी चिल्लाने लगे, यानी सोचे कि यहाँ पर मतलब जो बगावत हो रहा है यहाँ पे इसको अलग करके मैटर शांत कर दिया जाए, लिपापोती करके शांत कर दिया जाए। लेकिन क्या हुआ, अभी इसके चक्कर में सब लोग बोलने लगे हमको भी अलग करिए, हमको भी अलग करिए। अब नेहरू जी एकदम परेशान हो गए, अब क्या करें। तो इन्होंने कहा देखिए अब हम ऐसा कार्य करते हैं, इस मामला को हम दे देते हैं सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं भैया देखिए सुप्रीम कोर्ट यानी उस जो जज होता है मेन जज, देखिए जज साहब अब आप ही देखिए, आप ही बताइए कि किस तरह से यह व्यवस्थित ढंग से बनाया जाए, यानी भारत के शासन व्यवस्था व्यवस्थित ढंग से बनाया जाए, इसको किस तरह राज्यों को पुनर्गठित किया जाए कि ज्यादा बेटर हो। तो यह मामला दे दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट को। किसको दे दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। देखिए ध्यान दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट के उस समय जज थे फजल अली, फजल अली, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के जज कौन था उस समय? फजल अली, ठीक। तो फजल अली के पास यह मामला जाता है, तो एक आयोग भी गठित किया जाता है फजल अली आयोग के नाम से, ठीक है, फजल अली आयोग, ठीक। एक आयोग का गठन किया जाता है जिसका नाम है फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। यह आयोग गठित किया जाता है जिसमें 3 लोग रहते थे। इस आयोग में कितने लोग? 3 लोग रहते थे, ठीक, 3 लोग। देखिए इस आयोग में एक तो फजल अली थे और 2 जज और थे, ठीक। तो इस आयोग में क्या हुआ, यह आयोग 1900 ध्यान दीजिए 1953 में गठित होता है। कब गठित होता है? 1953 में गठित। फजल अली आयोग कब गठित होता है? 1953 में। और अपना रिपोर्ट कब देता है? तो 1956 में, 1956 में रिपोर्ट। तो अपना रिपोर्ट कब देता है? 1956 में रिपोर्ट देता है, ठीक। देखिए तो रिपोर्ट जब फजल अली आयोग देते मतलब फजल अली आयोग देता है तो इसमें मतलब फजल अली कहते हैं देखिए हम राज्यों को भाषाई आधार पर ही गठित करेंगे, क्योंकि भाषाई आधार पर गठित करना ही ज्यादा बेटर होगा, ठीक। लेकिन हाँ ऐसा नहीं होगा कि एक राज्य में एक ही भाषा वाले लोग रहेंगे, जैसे महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी बोलने वाले, गुजरात में सिर्फ गुजराती बोलने वाले, ऐसा नहीं होगा, ठीक। यानी एक राज्य एक भाषा के लिए नहीं होगा, ठीक। यानी किसी भी भाषा के लोग बोलने वाले किसी भी भाषा के वहां जा सकते हैं, ठीक। तो यानी इन्होंने कहा भाई कोई भी राज्य यानी एक राज्य एक भाषा के लिए नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए अभी जो 2 आयोग गठित किया गया था, यस्केधर आयोग, जेवीपी आयोग, ये जो 2 आयोग थे इन्होंने भाषाई आधार पर मान्यता नहीं दिया, यानी इसका विरोध किया कि भाषा आधार पर हम गठित नहीं करें राज्यों पर। लेकिन फजल अली आयोग भाषाई आधार पर गठित करने के लिए राज्यों को मान्यता दे दिया, ठीक, मान्यता दे दिया। तो पूछ लिया जाए कि वह कौन सा आयोग था जो भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने के लिए मान्यता दिया, तो कौन आयोग था? फजल अली आयोग था। कौन सा आयोग था? फजल अली आयोग था, ठीक। तो राज्यों को अलग करने के लिए यह मान्यता दे दिए, तो ये राज्य धीरे धीरे करके अलग हो जाते हैं, ठीक। तो एक राज्य यहाँ पे और था जिसका नाम था पेप्सू, जिसका नाम था पेप्सू, ठीक, ध्यान दीजिए। पटियाला ईस्ट एंड पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला ईस्ट एंड पंजाब स्टेट यूनियन, इसका पूरा नाम यह है, ठीक। तो ध्यान दीजिए इसको भी अलग किया गया, इस क्षेत्र को भी अलग किया गया, ठीक। चलिए इसको यहाँ बता देते हैं। तो इसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में। देखिए जो हिमालयी क्षेत्र था, ठीक है, हिमालयी क्षेत्र यानी जो हिमालय की तरफ था या जो हिमालय से नजदीकी क्षेत्र था उसको बांट दिया गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक। जो हिमालय से करीबी था यानी हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र था उसको हिमाचल प्रदेश में बांट दिया गया, ठीक। और देखिए जहां पर हिंदी बोला जाता था, हिंदी,
जहां पर हिंदी बोला जाता था उसको किस में बांट दिए, हरियाणा में। किस में बांट दिए, हरियाणा में। ठीक, जहां पर हिंदी बोला जाता था उसको हरियाणा में बांट दिया गया। और देखिए जहां पंजाबी बोला जाता था, जिस क्षेत्र में पंजाबी बोला जाता था उसको पंजाब में विभाजित कर दिए। ठीक, पंजाब। ठीक, और देखिए हरियाणा और पंजाब के मध्य यानी यहाँ पर देखिए ये हो गया हिमाचल प्रदेश। ठीक, और ये हो गया पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और ये जो कॉमन क्षेत्र बचा यानी ये जो कॉमन क्षेत्र है ये वाला विवादित क्षेत्र, इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक, यानी इन दोनों का ये राज्य राजधानी है, हरियाणा और पंजाब का राजधानी चंडीगढ़। ठीक, तो इन दोनों ये जो बीच का कॉमन क्षेत्र है इसको क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यूनिक टेरिटरी। तो ये कौन सा क्षेत्र है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ ये अब क्षेत्र कैसा हो गया, यूटी, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक, तो आई होप आप लोग को इतना समझ आया होगा। देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले भारत को विभाजित यानी भारत से कई छोटे छोटे टुकड़े थे जो अलग हो गए। छोटे छोटे टुकड़े नहीं, कई मतलब क्षेत्र मिलाकर एक बड़ा भारत विशाल देश था जो कि धीरे धीरे करके यह अलग हो गए। ठीक, अफगानिस्तान 1893 में अलग हो गया, 1935 में म्यांमार यानी वर्मा अलग हो गया, 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक, और जब पाकिस्तान अलग हुआ तो भारत में 552 देशी रियासत थे जिसको सरदार पटेल जी ने बहुत ही मेहनत करके सबको एक करते हैं यानी सबको मिलाकर यूनियन बनाते हैं। ठीक, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, अब कल आपका चलेगा भाग 2 चलेगा जिनमें नागरिकता। ध्यान दीजिए आप कोई भी जॉब के लिए जाएंगे तो नागरिकता से 1-2 प्रश्न 100% है पूछता है। ठीक, यूपीएससी से लेकर किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो नागरिकता से श्योर है 1-2 प्रश्न आता है। तो अगला क्लास चलेगा आपका नागरिकता। ठीक।